हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ और इसमें हम लोग अपनी कवर करेंगे AT2 की कंपाइलर डिज़ाइन की फर्स्ट यूनिट, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहेंगे। मिनिमम पॉइंट करना ना भूलें ताकि आपके न्यू सेमेस्टर की और वीडियोज़ आती रहें। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कंपाइलर डिज़ाइन, जो सब्जेक्ट है हमारा यूनिट 1। सो स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट कंपाइलर। तो इसका पहला ही टॉपिक कंपाइलर है। तो कंपाइलर हमारा क्या होता है, इसमें समझेंगे। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम डेट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज एंड आल्सो डिटेक्ट द एरर। जो कंपाइलर होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसमें जो भी एरर है उसको डिटेक्ट करता है, मतलब उसको समझता है। इट इज़ ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस। ये जो है कंप्लीट प्रोग्राम को, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में कंप्लीट ट्रांसलेट करता है या फिर कंप्लीट करता है। लाइक अगर पूरे हमारे एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को जो भी होगा ये एक बार में ट्रांसलेट कर देगा और जितनी भी एरर रहेंगे उसको हमें दे देगा। इट इज़ द रिपोर्ट द एरर टू यूज़र। ये जो एरर होती हैं उसको यूज़र को रिपोर्ट करता है। सो ये हमारे कंपाइलर हैं कुछ। सी कंपाइलर, C++ कंपाइलर, जावा कंपाइलर, जो भी लैंग्वेज होती हैं उसका अलग अलग कंपाइलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर करता है। उसमें एरर जो होती है वो एरर को डिटेक्ट करता है, फिर यूज़र को रिपोर्ट करता है और यहाँ पे कंपाइल करने के बाद ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और नीचे हम लोग देखेंगे फिर टाइप ऑफ कंपाइलर, जो टाइप्स ऑफ कंपाइलर जो वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट कंपाइलर जो होता है वो हमारा नेटिव कंपाइलर होता है, जो सेम मशीन मीन्स नेटिव कंपाइलर मीन्स जो हमारा एक ही मशीन में ये हमारे प्रोग्राम के कोड को सेम मशीन में ही कंपाइल करता है। क्रॉस कंपाइलर्स मीन्स डिफरेंट मशीन मीन्स जो हमारा प्रोग्राम ऑफ कोड होता है उसको डिफरेंट मशीन में हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, ये क्रॉस कंपाइलर होता है। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर जो होता है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कोड को हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड, मतलब ये जो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये हमारा बाइट कोड कंपाइलर होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, बाइट कोड इनटू अ मशीन कोड। ये जो बाइट कोड होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ये जो बाइट कोड होता है उसको हमारे मशीन कोड में ही कन्वर्ट करता है, उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहते हैं। तो ये हमारे 5 हैं जो कंपाइलर के टाइप्स हैं। इसको अक्सर ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं या फिर 7 मार्क्स में पूछते भी हैं। तो ये जो है हमारा जो भी डिफिनीसन है मैंने एक लाइन में लिख दी है, जो आप समझ जाएंगे तो इसमें हम लोग अच्छे से करके लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है जो हमारे सिलेबस AT2 के सिलेबस में जो दिया गया है, फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होता है, जो कंपाइलर की फेज़ है कैसे वो कन्वर्ट करता है अपने कोड को बाइट कोड या फिर सोर्स कोड या फिर मशीन लैंग्वेज कैसे करता है। उसके 6 फेजेस होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा है लेक्सिकल एनालिसिस, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है उसको लेक्सिकल एनालिसिस में, फिर सिंटैक्स एनालिसिस, फिर सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट एनालिसिस, कोड ऑप्टिमाइजेशन और लास्ट है कोड जनरेशन और टारगेट प्रोग्राम। ये सारे जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसमें एरर कितनी है उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद से ये इस फेज़ से होके हम जो भी एनालिसिस करते हैं, ये जितनी भी फेज़ हैं इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं अपनी एरर को। तो इधर हमारा सिंबल टेबल होता है और ये हमारा एरर हैंडलर होता है। सिंबल टेबल होता है और एरर हैंडलर हमारे एरर को हैंडल करता है। तो द कंपाइलर प्रोसेस इज डिवाइड इंटू लॉजिकल स्टेज कॉल्ड फेजेस। जो हमारे कंपाइलर प्रोसेस होता है वो डिवाइड करता है लॉजिकल स्टेज में, उसी को हम लोग फेजेस कहते हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर कहते हैं। सो हमारा फर्स्ट जो एनालिसिस है, जो भी हमारा फेजेस का फर्स्ट स्टेप क्या है वो है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, तो लेक्सिकल एनालिसिस इट इज़ अ फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। ये जो लेक्सिकल एनालिसिस है वो फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया कि सबसे पहले हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं। आल्सो कॉल्ड स्कैनिंग एनालिसिस, इसको हम लोग स्कैनिंग एनालिसिस भी कहते हैं। स्कैन सोर्स कोड लेफ्ट टू राइट, ये जो होता है सोर्स कोड को लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। कैरेक्टर बाई कैर एंड कन्वर्ट इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, ये जो होता है स्कैन करता है सोर्स कोड को और उसको जो भी कैरेक्टर होती है हमारी कैर की उसको कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में। टोकन्स क्या होता है हम आपको नीचे समझाएंगे। और ये जो होता है रिमूव वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स, ये जो होता है रिमूव करता है मेरी जो भी हमारे प्रोग्राम की वाइट स्पेसेस होती हैं और कमेंट्स को। ग्रुप्स कैरेक्टर इनटू टोकन, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको टोकन में जनरेट करता है।
एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिफायर कीवर्ड्स, कितने हमारे आइडेंटिफायर हैं, कितने कीवर्ड्स हैं उसमें, ऑपरेटर क्या है, कौन कौन से कांस्टेंट कौन कौन से। तो हमारे ये एग्जांपल है x इक्वल टू वाई प्लस 10। तो ये हमारा टोकन एक जनरेट हो गया है और इसमें हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर हमारा x है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल हो गया, आइडेंटिफायर हमारा y हो गया और ऐड ऑपरेटर प्लस जो है वो हमारा ऐड ऑपरेटर हो गया और ये कांस्टेंट हो गया 10। तो यही हमारा एक टोकन होता है जिसमें हमारे ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट उसको एनालिसिस करता है कि इसमें कहीं एरर तो नहीं। नाउ जो सेकंड हमारा है सिंटैक्स एनालिसिस। इट इज़ नोन एज पार्सर। ये जो है ये पार्सर से भी जाना जाता है। इट्स चेक दैट सीक्वेंस ऑफ टोकन फॉलो द ग्रामर रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये चेक करता है कि हमारा सीक्वेंस ऑफ जो टोकन है वो हमारी ग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं कि नहीं। इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ होता है। आप लोगों ने ऑटोमेटा पढ़ा होगा तो उसमें CFG आपने पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज जो होती है उसको पढ़ा ही होगा। फिर आगे देखेंगे डिटेक्ट सिंटैक्स एरर। ये जो होता है सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है कि उसमें सिंटैक्स एरर में क्या है, अल्फ़ाबेट है या फिर वो स्मॉल है, ये सब हमारे सिंटैक्स एरर को ये क्या बोलते हैं डिटेक्ट करता है। रिपोर्ट मिसिंग मिसप्लेस्ड सिंबल। ये रिपोर्ट करता है मिसिंग, जो भी वैल्यू मिसिंग है या फिर मिसप्लेस, मतलब जो इधर उधर मिसप्लेस है उसके जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स के हिसाब से जो नहीं रहेंगे उसको हम लोग मिसप्लेस सिंबल रिपोर्ट करता है, मिसिंग वैल्यू को और मिसप्लेस सिंबल को। सो सिंटैक्स एनालिसिस का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है जो x इक्वल टू वाई प्लस 10 इसका। तो ये हमारा टोकन जनरेट हो गया और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को जब भी पढ़े होंगे और जब भी हम ऑटोमेटा पढ़े होंगे तो हम लोग को पता है कि जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसकी वैल्यू हाई होती है, जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू लो होती है। तो पहले हम लोग हाई वैल्यू को रखते हैं, फिर जस्ट इसके रूट के बाद हम लोग जो भी चाइल्ड लेते हैं पहले हाई वैल्यू को राइट में रखते हैं और लो वैल्यू को लेफ्ट में रखते हैं, फिर हाई वैल्यू को राइट में रखते हैं और लो वैल्यू को लेफ्ट में रखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है? इट्स चेक दैट टाइप मिसमैच। ये जो होता है ये टाइप मिसमैच की वैल्यू को डिटेक्ट करता है, जो भी एरर होती है उसको रिपोर्ट करता है यूज़र को। वेरीफाई द वेरिएबल डिक्लेरेशंस। जो भी हमारे वेरिएबल को जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको वेरीफाई करता है कि ये कहीं टाइप मिसमैच तो नहीं है, ये किसी अदर वेरिएबल से डिक्लेरेट तो नहीं किया जाता। जो हमारे वेरिएबल होगा उसी के अकॉर्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं को। इंश्योर द प्रॉपर यूज़ ऑफ आइडेंटिफायर। जो हमारे आइडेंटिफायर हैं उसको इंश्योर करता है कि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिए y इक्वल टू x इंटू 100। सो ये हमारा फ्लोट हो गया, ये हमारी इंटीजर वैल्यू हो गई, ये फ्लोट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे फ्लोट है तो इंटीजर, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में। सो यही होता है हमारा सिमेंटिक एरर। सो देखेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये जो हमारा फोर्थ कंपाइलर फेजेस होता है। इट इज़ ए कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ये जो हमारा सोर्स ऑफ प्रोग्राम होता है उसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। डैट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर। जो हमारे मशीन आर्किटेक्चर के इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक कंपाइलर पोर्टेबल, जो हमारा कंपाइलर हो वो सभी मशीन पे पोर्टेबल हो। लाइक ब्रिज बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। लाइक मतलब जो भी हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड होता है उसके बीच का एक ब्रिज समझ सकते हैं जो किसी भी कंपाइलर मशीन पे इंडिपेंडेंट बनाए। हमारे पास एक प्रोग्राम है y इक्वल टू x इंटू 100। तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि इसको आइडेंटिफायर या फिर एरर डिटेक्शन करें, इसको हम लोग अपने मशीन को इंडिपेंडेंट बनाने में हम लोग इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे हमारे पास हम एक T1 में 100 की वैल्यू को T1 में स्टोर कर देते हैं, फिर हम T2 बनाते हैं जिसमें हमारा जो भी T1 है x प्लस T1 इसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हमारी ये पूरी वैल्यू जो हो गई, ये पूरी वैल्यू हमारे T2 में स्टोर हो गई। तो हम लोग y इक्वल टू T2 लिख सकते हैं। तो यही होता है कि हमारा जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है वो किसी भी मशीन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कन्वर्ट करते हैं जो भी मशीन आर्किटेक्चर में। सो हमारा नेक्स्ट जो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ऑप्शनल फेज। ये ऑप्शनल फेज होता है। रिमूव अननेसेसरी कोड लाइन। जो हमारे ये ऑप्शनल होता है, जैसे कि हमने एक से मतलब प्रोग्राम लिख दिए हैं तो ये कभी कभी होता है हमारा सिंटैक्स इधर है, वेरिएबल इधर है। सो कभी कभी हम लोग उसको जो भी अननेसेसरी कोड लाइन होता है उसको रिमूव कर देते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेट। जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेट होती है, लाइक अगर हमारा HTML है तो हम लोग इसकी स्टेट को यहाँ पे लिखते हैं, HTML को HTML, फिर यहाँ पे कुछ डिक्लेयर किया उसको यहाँ पे। सो वही होता है कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम ऑफ कोड को कैसे अरेंज कर रहे हैं, वही हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू c इंटू a। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू c इंटू a 10 लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि a इक्वल टू 10 में वैल्यू को होल्ड ही कराएं। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं b इक्वल टू c इंटू a 10। वैसे d इक्वल टू e प्लस b और f इक्वल टू d। तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी d है इसमें वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ना कि इतना बड़ा कोड ऑप्टिमाइज। तो यही हमारा प्रोसेस हो जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन का। नाउ सेकेंड
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या होता है? ये जो होता है हमारे फेज ऑफ कंपाइल लास्ट फेज होता है, फाइनल फेज ऑफ कंपाइलर प्रोड्यूस द टारगेट कोड एज रिजल्ट। ये प्रोड्यूस करता है जो भी हमारा टारगेट कोड होता है, क्या हमारा रिजल्ट रहेगा उसको गिव आउटपुट, ये आउटपुट को देता है। इसके एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो। ए इक्वल टू बी प्लस 10, ए इक्वल टू बी प्लस 10 क्या होगा? तो हम लोग 10 की वैल्यू को R1 में होल्ड कराते हैं, मूव कराते हैं R1, फिर R2, सो इसको हम लोग मूव कराते हुए ए की वैल्यू को इसमें R1 में स्टोर कर लिए हैं। इसी को हम लोग कोड जनरेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या होता है? सिंबल टेबल इज स्टोर द नेम ऑफ ऑल एंटिटीज़। ये जो सिंबल टेबल जो है वो हमारी जो भी ऑल एंटिटीज़ होती है उसके नेम को स्टोर करता है। डिटरमाइन द स्कोप ऑफ नेम, जो भी नेम है उसका कितना स्कोप है इसको डिटरमाइन करता है। कभी कभी ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर। तो सिंबल टेबल क्या होता है? सिंबल टेबल स्टोर द नेम ऑफ ऑल एंटिटीज़, डिटरमाइन स्कोप ऑफ नेम। एरर हैंडलर क्या होता है? एरर हैंडलर क्या होता है? डिटेक्ट ईच एरर, जो भी एरर होती है उसको, सभी एरर को क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करता है। रिपोर्ट इट यूज़र एंड मेक सम रिकवर स्ट्रैटेजी। ये जो होता है जो भी हमारे एरर को डिटेक्ट करता है उसको यूज़र को रिपोर्ट करता है और जो भी रिकवर की स्ट्रैटेजी होती है उसको बताता है। जैसे मिसिंग सेमी कॉलन, तो मिसिंग तो हमारा रिपोर्ट कर रहा है, सेमी कॉलन मीन्स ये सेमी कॉलन को बता रहा है कि ये सेमी कॉलन आप लोगों ने नहीं लगाया, इसको लगाइए, तो वही होता है एरर हैंडलर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंपाइलर पैसेज। कंपाइलर पैसेज क्या होता है? इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर वन और मोर फेजेस आर कंबाइंड इनटू अ मॉड्यूल काइंड ऑफ पास। सो ये क्या होता है? जो भी हमारा वन और मोर फेजेस जो होते हैं उसको एक में कंबाइन कर देते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे फेजेस दी गई हैं उसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे सभी फेज को और एक बना देंगे एक, तो उसी को सभी फेजेस को कंबाइन करने के बाद हम लोग उसको एक पास कर देते हैं, उसी को कंबाइन कर देते हैं। जब हम एक या एक से अधिक जो भी फेजेस होती है उसको कंबाइन कर देते हैं उसी को हम लोग पास कहते हैं। टाइप ऑफ पैसेज, पैसेज के टाइप्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। सिंगल पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर क्या होता है? आर फेजेस इन वन पास, जो सभी फेजेस होती हैं वो वन पास में होती हैं, उसको हम लोग सिंगल पास कंपाइलर कहते हैं। इट इज़ अ फास्टर, ये जो होता है फास्टर होता है, इसके एग्जांपल है पास्कल कंपाइलर। नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल पास कंपाइलर। मल्टीपल पास कंपाइलर क्या होता है? फेजेस डिवाइड इन मोर देन इन वन पास। ये फेजेस होती हैं वो डिवाइड होती हैं हमारे वन पास में, उसी को हम लोग फेजेस डिवाइड कंपाइल। जैसे हमारा एक फेज थी, 2 फेज थी, 3 फेज थी, 4 फेज थी, 1 2 फेज, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं वन पास, तो इसको 2, तो 1 2। और उसमें सिंगल में क्या करते हैं हम लोग? सिंगल में हम लोग सभी फेजेस को कंबाइन करने के बाद एक पास बना देते हैं। पर इसमें क्या होता है? 1 2 और मोर, मतलब 2 फेजेस को बना के जो भी हमारे क्या बोलते हैं पासेस डिवाइड इनटू मोर देन वन पास, उसको ही हम लोग मल्टीपल पास कहते हैं। सो इसमें क्या होता है? बेटर ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो भी कोड का बेटर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमारी यूज़ होती है C++ और C+ कंपाइलर में। तो नेक्स्ट देखेंगे बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? बूट स्ट्रैपिंग इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू कंपाइलर। ये बूट स्ट्रैपिंग की प्रोसेस होती है जो न्यू कंपाइलर को क्रिएट करते हैं। ऑल्सो यूज़ द क्रिएट क्रॉस कंपाइलर। ये जो होती है वो क्या बोलते हैं, क्रॉस कंपाइलर को भी यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए। क्रॉस कंपाइलर में जो भी सभी मशीनों पर पोर्टेबल हो उसको हम लोग क्रॉस कंपाइलर कहते हैं। इट इज़ अ टेक्निक टू डैट कंपाइलर कंपाइल्ड ओवन कोड। ये जो होता है ये टेक्निक होती है जब कंपाइलर जो अपने ही कोड को कंपाइल करता है। ओल्ड कंपाइलर न्यू कंपाइलर सोर्स, जो भी न्यू कंपाइलर ओल्ड कंपाइलर जो होता है न्यू कंपाइलर सोर्स को कंपाइल करता है। न्यू कंपाइलर कंपाइल करने के बाद ये न्यू कंपाइलर होता है। तो यही होती है एक टेक्निक होती है जो अपने सोर्स कोड को ये कंपाइल करता है। इसको हम लोग SIT से भी जानते हैं। SIT में S से सोर्स लैंग्वेज और I से इम्प्लीमेंट टारगेट लैंग्वेज। जो भी हमारी SIT होती है, SIT क्या होती है? सोर्स लैंग्वेज जो होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, जो भी टारगेट लैंग्वेज होती है, लाइक अगर हमारा कोई दूसरा लैंग्वेज है उसको जो भी सोर्स लैंग्वेज है उसको इम्प्लीमेंट होता है, फिर उसको टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? क्रॉस कंपाइलर इट इज़ अ कंपाइलर विच इज़ द कैपेबल फॉर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड विच इज़ रन ऑन अदर प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? इट इज़ अ कंपाइल विच इज़ द कैपेबल फॉर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल। ये जो होता है जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है उसको कैपेबल बनाता है जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन ईजिली हो सके। स्टेट मशीन, तो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है? इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। ये जो यूज़ होता है जो भी पैटर्न होते हैं उसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। इट रीड इनपुट फ्रॉम इनपुट टैब एंड आफ्टर रिकॉग्नाइज इट सिंपली से एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये जो होता है ये यूज़ कब होता है? जब हमारे कोई भी इनपुट टैब होता है, ये जो होता है इनपुट को रीड करता है हमारे इनपुट टैब से और उसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद सिंपली इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। When the input string is successfully processed and the automata reach its final state, then it will be accept। ये जो होता है जो भी स्ट्रिंग होती है हमारी रिकॉग्नाइज होने के बाद जब भी सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती हैं और ऑटोमेटा में इसकी फाइनल स्टेट है, तब ये क्या होता है? एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब जो भी हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, जब भी हमारा कोई नया कोड आता है, जो भी फाइनल स्टेट है, जब अगर वो पहुँच हो जाता है सभी एनालिसिस के बाद, तब वो हमारा जो कोड होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। टाइप देखेंगे FSM जो फाइनाइट
जो भी हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन था उसके दो टाइप्स होते हैं, डीएफए और एनएफए। इसको आप लोगों ने ऑटोमेटा में जरूरी पढ़ा होगा। तो डीएफए क्या होता है? डीएफए जो होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। दिस इज ओनली वन पाथ फॉर स्पेसिफिक यूनिट फ्रॉम करेक्ट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। ये जो होता है ओनली वन पाथ होता है कि हमें वन पाथ से दूसरे पाथ अगर उसको हम लोग चाहें तो उसको रिटर्न उस पर उसी पाथ पे नहीं जा सकते। जैसे ए है फाइनल क्यू नॉट है तो क्यू वन पे गए, क्यू वन से क्यू नॉट पे हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा डीएफए होता है। उसमें 5 टपल्स होते हैं। 5 टपल्स में क्या होता है? जो हमारा क्यू होता है ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, ये जो होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा जो होता है ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, इसमें जो होता है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होता है। डेल में क्या होता है? डेल जो होता है ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ जो होता है हमारी फाइनल स्टेट होती है। क्यू नॉट जो होता है हमारा इनिशियल स्टेट होता है। क्यू नॉट से ही हम अपना इनिशियल स्टेट ऑन एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जांपल डीएफए स्ट्रिंग विथ ओवर विथ ए और बी, इसके एग्जांपल हैं। डीएफए यहाँ पे हम लोग क्रिएट करना है जो हमारा ए से स्टार्ट हो और ए और बी पे ख़त्म हो। तो हम लोग क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं क्यू वन पे, क्यू नॉट से स्टार्ट करके क्यू वन पे ए इंटू ए बी कर देते हैं। उसके बाद से हम लोग क्यू बी पे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्यू वन पे जाते हैं। क्यू वन के बाद हम जो भी हमारी फाइनल स्टेट होती है उसको एक ए बी से जो भी वो करते हैं। उसके बाद से हम लोग यहीं से डायरेक्ट क्यू नॉट पे नहीं आ सकते, तो हम लोग क्यू टू पे स्टार्ट करते हैं। क्यू टू पे हम लोग बी को, तो हमारी जो स्टेट है ए और ए या बी पे ख़त्म हो रही है। सो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भी हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन है उसके टाइप्स बता दो। तो कभी कभी हम लोग इसको लिखना पड़ता है। 2 नंबर में पूछता है, 7 नंबर में नहीं पूछता है। तो एनएफए क्या है? एनएफए जो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। इट इज़ यूज टू ट्रांजिट द एनी नंबर टू स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट। ये जो होता है पर्टिकुलर इनपुट के स्टेट को ट्रांजिट करता है। और इट इज़ एक्सेप्ट नल मूव, ये जो होता है नल एक्सेप्ट करता है नल मूव को। सेम एज डीएफए, ये जो होता है सेम एज डीएफए, इसमें भी 5 टपल्स होते हैं। एनएफए फॉर इच स्टार्ट ए और बी, ये जो होता है इसमें देखिए क्वेश्चन दिया एनएफए फॉर विच स्टार्ट ए और बी। सो क्यू नॉट से हम लोग क्यू वन पे जाते हैं जो हमारा ए पे, फिर क्यू वन से हम लोग क्यू टू पे जाते हैं बी, ए पे, यहाँ पे क्यू वन से फिर क्यू, क्योंकि हम लोग फर्स्ट जो है ए दिया है तो हम लोग यहाँ से क्यू वन से ए पे जाते हैं, फिर क्यू वन से क्यू टू पे जाते हैं ए पे, फिर हम लोग क्या है बी दिया है। क्यू नॉट से हम लोग क्यू थ्री पे जाते हैं जिसमें बी हमें मिलता है, क्यू थ्री से हम लोग फिर क्यू टू पे जाते हैं तुम्हारा बी। यही हमारा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। अब देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है इट इज़ अ अल्जेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट रेगुलर लैंग्वेज। ये जो होता है अल्जेब्रिक वे होता है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेगुलर लैंग्वेज को। सेट ऑफ ऑपरेटर, जिसमें हम लोग की सेट ऑफ ऑपरेटर और सिंबल्स वगैरह होते हैं, उसी को हम लोग अल्जेब्रिक लैंग्वेज कहते हैं। एक्सेप्ट बाई फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको ये एक्सेप्ट करता है। जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो हमारे यूनियन को भी एक्सेप्ट करता है, कॉन्केटेनेशन को भी एक्सेप्ट करता है, और क्लीन स्टार जो भी होता है उसको भी एक्सेप्ट करता है। जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो क्या बोलते हैं, यूज़ करता है लेक्सिकल एनालिसिस को, कन्वर्ट करता है एनएफए और डीएफए में। हेल्प फास्ट पैटर्न मैचिंग, ये जो होता है हेल्प करता है फास्ट पैटर्न मैचिंग के लिए। जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है उसकी फास्ट पैटर्न मैचिंग में ये यूज़फुल होता है। ये देख सकते हैं जैसा कि आप लोग को हम बताएं अभी कि यूनियन, कॉन्केटेनेशन और क्लीन क्लोजर जो होता है इसमें यूज़ होता है। तो हमारा ये यूनियन हो गया, ये क्लीन क्लोजर हो गया, और ये क्या बोलते हैं कॉन्केटेनेशन जो भी है। अब देखेंगे हमारा फीचर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो फीचर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें क्या इसके फीचर्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑल टर्मिनल कांस्टेंट, सब जो भी हमारे टर्मिनल्स वो कांस्टेंट होते हैं। इम्पटी स्ट्रिंग होती है। नल सेट और रेगुलर एक्सप्रेशन, जो भी हमारे नल सेट होंगे वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। अगर हमारा R1 एंड R2, R यूनियन R2 है तो ऑल्सो ये भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर R जो है हमारा क्लीन क्लोजर है तो ये भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सो रेगुलर सेट जो होता है, रेगुलर सेट यूज़ किया रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर सेट यूज़ होता है। सो इसमें देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ए है तो इसको हम रेगुलर स्ट्रिंग में इसको हम लोग ए ऐसे कर सकते हैं। अगर A + B है तो इसमें कॉन्केटेनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ए भी है तो इसमें भी हम लोग जो भी हमारा वो था लिख सकते हैं। फिर ए क्लीन क्लोजर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी हमारी इम्पटी है इसको कि ये फाइनाइट होता है। और A + B है तो इसको हम लोग ऐसे A + B रेगुलर स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लेक्स जो होता है वो हमेशा एग्जाम में हमारे पूछ लिया जाता है। तो लेक्स क्या होता है? लेक्स जो होता है लेक्सिकन एनालाइजर जनरेटर। लेक्स जनरेट और लेक्सिकन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो लेक्स होता है वो जनरेट करता है लेक्सिकन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। जो रेगुलर एक्सप्रेशन तो उसके हेल्प से हम लोग लेक्सिकन एनालिसिस जनरेट करते हैं, हेल्प करता है जनरेट करने में। लेक्स टेक्स एज अ इनपुट लेक्स सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस लेक्सिकन एनालाइजर एंड एज इट आउटपुट। जो भी हमारा लेक्स जो होता है वो लेक्स सोर्स कोड को एज इनपुट लेता है और उसे प्रोड्यूस करता है लेक्सिकन एनालाइजर एज अ आउटपुट। मतलब जो भी हमारा सोर्स कोड जो होता है, लेक्स का सोर्स जो होता है उसको एज अ इनपुट लेता है, उसे हमें प्रोड्यूस करता है जो भी उसका लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है उसको इट कन्वर्ट स्ट्रिंग इंटर्ड बाय यूज़र इनटू टोकन। ये जो होता है स्ट्रिंग जो भी यूज़र इंटर किया होता है उसको स्ट्रिंग को ये जो होता है
कन्वर्ट करता है टोकन में एज अ इट्स आउटपुट, इसके आउटपुट के तौर पे। जैसा कि हमारा ये 3 डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। आपको बताया गया था जो लेक्स सोर्स प्रोग्राम होता है उसको एज अ इनपुट लेते हैं, लेक्स कंपाइल करता है और उसको सी लैंग्वेज में lex.y.c में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो भी हमारा सी लैंग्वेज होती है उसको कंपाइल करके किसी भी कंपाइलर में, सी कंपाइलर में जो भी है, उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जो हमारा इनपुट स्ट्रीम जो होता है उसको सीक्वेंस ऑफ टोकन में जनरेट कर देता है। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेक्स प्रोग्राम, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेक्स प्रोग्राम। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। जो भी लेक्स सोर्स ऑफ कोड है उसको डिक्लेरेशन करते हैं, जो भी डिक्लेयर वेरिएबल और कांस्टेंट है। ट्रांसलेशन रूल, इस पर हम लोग ट्रांसलेशन रूल अप्लाई करते हैं, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ऑक्सिलरीज फंक्शन, इसमें हम लोग कंटेन करते हैं जो भी मेन फंक्शन, जो हमारे सी के फंक्शंस होते हैं, वाई रैप फंक्शन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेक्स। तो लेक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है। लेक्स जो होता है एक जनरेटर होता है जो हमारे लेक्सिकल एनालिसिस को हेल्प करता है रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। लेक्स टेक एज इनपुट इज द लेक्स सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस लेक्सिकल एनालाइजर। जो हमारा लेक्स जो होता है वो इनपुट के जगह पे लेक्स सोर्स को इनपुट के तरह लेता है और उसे लेक्सिकल एनालाइजर के बाद आउटपुट देता है। तो ये जो होता है ये कन्वर्ट करता है, जो भी यूज़र हमारा स्ट्रिंग इंटर करता है उसको एज अ टोकन की तरह जनरेट करके आउटपुट देता है। और ये हमारा लेक्स सोर्स प्रोग्राम हो गया, जो लेक्स कंपाइलर होता था और इसमें जो सी लैंग्वेज होती थी उसमें कन्वर्ट करती थी। फिर जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो सी कंपाइलर में कन्वर्ट होती थी और वो ऑब्जेक्ट देता था। ऑब्जेक्ट जो होता था हम लोग का इनपुट हो गया, स्ट्रीम हो जाता था और वो उसे सीक्वेंस ऑफ टोकन में कन्वर्ट करता था। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको भूलना नहीं है। ये एग्जाम में आप लोग बस इतना भी डायग्राम बना लेंगे तो बहुत ही यूज़फुल है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारा है फॉर्मल ग्रामर। तो फॉर्मल ग्रामर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये जो होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रिंग ऑफ टोकन इन अ लैंग्वेज। ये जो होता है आइडेंटिफाई करता है जो भी हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें क्या करेक्ट और इनकरेक्ट है हमारे टोकन में, जो हमारे लैंग्वेज में। ये तो क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल। ये जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई करेक्ट। ये यूज़ होता है हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रिंग है, जो हमारे टोकन में करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रिंग है उसको हम लोग आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड इज इट इज़ अ डिनोटेड बाई जी। ये जो होता है डिनोट किया जाता है जी से। मोस्टली यूज इन सीमेंटिक एनालिसिस फेज। जो ये जो मोस्टली हमारा यूज़ होता है, जो भी हमारे सीमेंटिक एनालिसिस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। ये इसके भी 4 टाइप्स, इसकी जो टपल्स होती हैं वो भी 4 होते हैं। जैसे VTPS सेट ऑफ वेरिएबल्स जो भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया है एस ए, जो भी सेट ऑफ वेरिएबल वो अपर केस में होते हैं जैसे A एंड B। और सेट ऑफ इनपुट जो सिंबल होता है वो हमारे लोअर केस में होते हैं, जैसे ये हो गया इसमें A। और जो भी हमारा P जो होता है हमारे प्रोडक्शन रूल को दिखाता है। जो भी हमारा S जो होता है स्टार्ट वेरिएबल, यहाँ से हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है हमारे प्रोडक्शन रूल को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक BNF नोटेशन। तो BNF नोटेशन क्या होता है? इट इज़ डेवलप बाय जॉन बैकुस एंड पीटर नोट। तो यहाँ से हमारा B आया, यहाँ से हमारा BN आया, F फॉर्म हो गया। तो हमारा ये जो होता है ये जो BNF नोटेशन है ये जॉन बेकुस एंड पीटर नोट द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज़ स्टैंड फॉर, ये जो है हमारा नोटेशन टेक्निक है, जो भी हमारा CFG ग्रामर है। इजी टू कन्वर्ट इन अ पार्स ट्री। इसको हम लोग ईजी होता है हमें पार्स ट्री में कन्वर्ट करने के लिए। जो BNF होता है उसको हम लोग BNF स्पेसिफिकेशन करता है। जो भी हमारा सिंबल हो गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे एग्जांपल में नंबर हो गया, डिजिट नंबर डिजिट। तो हमारे यहाँ पे डिजिट हो गया, नंबर जो भी डिजिट है और जो भी नंबर है, तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे याक टॉपिक हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याक क्या होता है? याक जो है याक इज स्टैंड फॉर गेट अनदर कंपाइलर। सो इसका फुल फॉर्म है गेट अनदर कंपाइलर। इट इज़ अ टूल विद जनरेट LLR पार्सर। यह एक टूल है जो जनरेट करता है हमारे LLR पार्सर को। वर्क्स विथ लेक्स। ये जो लेक्स होता है लेक्स के साथ ये वर्क करता है। यूज़ फॉर सिंटेक्स चेकिंग। ये जो होता है याक जो होता है यूज़ किया जाता है हमारे सिंटेक्स चेकिंग में। इट इज़ अ टेक इनपुट एज अ टोकन एंड जनरेट सिंटेक्स ट्री। ये जो होता है जो टेक इनपुट एज अ टोकन, ये जो हमारे इट इज़ अ टेक इनपुट एज अ टोकन। ये जो याक जो होता है वो इनपुट लेता है हमारे एज अ टोकन की जगह और उसको जनरेट सिंटेक्स ट्री, ये और इसे सिंटेक्स ट्री में जनरेट करता है। जैसे ग्राम, जो भी ग्राम डाटा है ये भी याक जो भी फॉर्मेट फाइल होती हैं उसको कन्वर्ट करता है याक कंपाइलर में। कंपाइलर करने के बाद इसे सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट होने के बाद ये किसी भी कंपाइलर या फिर GCC भी या फिर C कंपाइलर किसी में कंपाइल होता है, फिर LLR पार्सर में यूज़ होता है। इसका भी सिंटेक्स ऐसे है कि पहले हम लोग इसको पार्ट 1 में डिक्लेरेशन करते हैं, जो भी डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, जो कोड होते हैं, रूल्स जो भी स्पेसिफिक रूल्स हैं इसमें अप्लाई होता है। सप्लीमेंट्री कोड ऑर्डिनरी C कोड दैट वी वांट टू कॉपी। जो भी हमारे C कोड होते हैं उसको जो भी हम लोग कॉपी करना चाहते हैं उसमें ये यूज़ है। तो ये हमारे टेबल्स है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। याक जो होता है वो येट अनदर कंपाइलर के नाम से जाना जाता है। इसका ये एक टूल होता है जो LLR पार्सर जनरेट करता है। वर्क्स विद लेक्स। ये जो लेक्स के साथ वर्क करता है, ये सिंटेक्स चेकिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो होता है टोकन को एज ए इनपुट लेता है और जनरेट करता है सिंटेक्स ट्री। और इसका ये डायग्राम है, इसको जरूर आप लोग याद करें।
अब देखेंगे हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है यूनिट 1 में। सो CFG इज अ फॉर्मल ग्रामर विच इज़ यूज टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इन गिवन फॉर्मल लैंग्वेज। CFG जो होता है फॉर्मल ग्रामर लैंग्वेज टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, जो भी हमारे सेट ऑफ जो भी फॉर्मल लैंग्वेज में सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उसमें हम लोग जो भी जनरेट करते हैं, जो भी हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग है उसको पॉसिबल जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इज़ अ गिवन फॉर्मल लैंग्वेज। जो भी पास पर इसका यूज़ वी का यूज़ हम लोग नॉन टर्मिनल सेट लाइक A B, जो भी हमारा सेट है AB जो भी स्ट्रिंग है, और इसका T का यूज़ हम लोग टर्मिनल सेट जैसे जो भी हमारा लोअर केस हो गया उसको यूज़ करने के लिए। फिर P से प्रोडक्शन रूल अप्लाई करते हैं, जो भी प्रोडक्शन हमारा यूनियन हो गया जो भी है, और S से हम लोग स्टार्ट सिंबल S। CFG यूज़फुल टू डिस्क्राइब मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CFG का यूज़ हम लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। ये जो होता है एम्बिग्यूटी को डिटेक्ट करता है। इट इज़ अ कैपेबल टू डिस्क्राइब द नेस्टेड स्ट्रक्चर, ये जो कैपेबल होता है जो भी हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए, लाइक इफ एल्स, बैलेंस, पैरेंथेसिस, मैचिंग, बिगिन और एंड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ट्री एंड पार्स ट्री। सो ये हमारा पार्स ट्री हो गया। सो पार्स ट्री क्या है, हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग ट्री होगी, उसको हम लोग पार्स ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ई से यहाँ से हम लोग इस पे जाएंगे, E + C पे जा रहे हैं, ओके। फिर हम लोग ई से जो भी हमारा लोअर है, लोअर को हम लोग लेफ्ट में लेते थे, सो E × E, और फिर हम लोग यहाँ से ID लेते थे। फिर यहाँ से भी हम लोग एक बार E ID, यहाँ पे हम लोग का कितना पार्ट्स जो ट्री है 1 2 3 4। सो हमारा E ID लेते थे पहले। सो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं ID। सो हमारा ID + E × ID। इसमें एग्जाम में हमारा पूछ लेते थे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई द प्रोडक्शन ओनली द लेफ्ट मोस्ट वेरियस एंड एवरी स्टेप। जो हमारा जो भी स्टेप वेरियस स्टेप, ये भी जो भी हमारा स्टेप था 1 स्टेप 2 स्टेप, इसमें हम लोग लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट से हमारा क्या ये है। सो पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे, 1 सेकेंड। जो हमारा पहले ई से हम लोग ई पे आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख चुके हैं, ई से E + E, ई से हम लोग E + E पे जाते थे। फिर क्या होता था, फिर जो है सो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग ई पे जो भी यहाँ पे ई पाते थे, फिर ID, फिर E+। सो इसका भी आंसर यही आएगा, E + ID। फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन में हम लोग जो भी अपना गिवन पार्सर ट्री था उसमें हम लोग राइट की तरफ जाते थे, राइट से E, फिर E + E। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम सॉल्व हुआ है। और हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लेते थे, एम्बिग्यूटी जो भी हमारी है उसको एम्बिग्यूटी ग्रामर में जो भी हमारे सेट ऑफ ग्रामर होते हैं उसमें हम लोग निकालते हैं जैसे। और ये कैसे, ए ग्रामर इज सेट टू बी एम्बिजियस, जो अगर वो एम्बिजियस है, एक ही तरह के या फिर कुछ मिलता जुलता है, तो इफ़ देयर एग्जिस्ट मोर देन 1 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अगर उसके लेफ्ट में मोर देन एक डेरिवेशन या फिर उसके राइट मोस्ट में एक डेरिवेशन, या फिर वो जो मोर पार्ट्स ट्री तो गिवन इनपुट स्ट्रिंग, सो वो जो होता है एम्बिग्यूटी होगा। इट इज़ अ ग्रामर इज़ नॉट एम्बिजियस एंड इट इज़ द कॉल्ड अनएम्बिजियस। अगर ग्रामर जो हमारा गिवन ग्रामर है वो हमारा जो एम्बिजियस नहीं है तो वो हमारा अनएम्बिजियस है। सो हमारे यहाँ पे दिया 1 2 मोर 1 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन या फिर 1 पार्ट्स ट्री। सो हमारा ये जो होगा ये एम्बिजियस होगा। सो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। लेफ्ट में भी हमारे देख रहे हैं जो है 1 से मोर डेरिवेशन यहाँ पे दिया गया है, और वो पार्ट्स ट्री भी बना रहा है 1 से मोर। यहाँ पे देखिए डेरिवेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये लेफ्ट मोस्ट जो लेफ्ट हमारे साइड में हमारा डेरिवेशन और पार्ट्स ट्री दोनों ही बना रहा है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉलो करता है, तो ये भी हमारा एम्बिजियस है। यहाँ पे भी देखिए ये भी हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन को फॉलो कर रहा है, जो हमारे एक से ज़्यादा पार्ट्स ट्री भी बना रहा है। तो हमारा ये जो है हमारा क्या बोलते हैं एम्बिजियस है। सो हमारे इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।